Hello students, welcome in this video and I hope that you are preparing well for your exam. The question number 1 है the shape of the Desargues figure depends upon and the options are given here the ratio of frequencies, the ratio of amplitude, the phase difference and all of the above. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Desargues फिगर जो होता है हमेशा जो है राइट एंगल पर जब दो वेव सुपरपोज करते हैं तो या फिर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको लिसाजो फिगर मिलता है। लिसाजो फिगर जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में प्रोपेगेट करने वाले वेव के लिए ही मिलता है। सो व्हेन दे आर सुपर इम्पोजिंग टुगेदर तो एक्स एंड वाई अगर एक्सिस हम लें तो यहाँ पे जो लिसाजो फिगर होगा वो डिफरेंट शेप में मिलता है, सर्कल के फॉर्म में, अदरवाइज समटाइम्स डिजिट 8 के फॉर्म में, समटाइम इट इज स्ट्रेट लाइन, इट मे बी एलिप्स। तो बहुत सारे शेप होते हैं लिसाजो फिगर के और वो डिपेंड करता है कि जो वेव हैं, जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, व्हाट आर देयर एम्पलीट्यूड्स एंड व्हाट आर देयर फ्रिक्वेंसीज एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। सो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट होगा आपका, ऑल ऑफ द एबव, द रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसीज, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स एंड द फेज डिफरेंस। तो इन सभी पर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसीज क्या है, टाइम पीरियड क्या है। और लिसाजो फिगर जो होता है इसको हम लोग एक डिवाइस होता है CRO, इसकी मदद से हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं ऑन द ट्रेस पेपर। तो क्या CRO क्या है भाई? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। ऑसिलोस्कोप मीन्स मतलब जैसे टेलीस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप होता है, जिससे आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अगर लार्ज डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो टेलीस्कोप का यूज़ करते हो देखने के लिए, और यदि बहुत ही माइक्रो लेवल का कोई ऑब्जेक्ट है लाइक सेल इन टिश्यू तो आप उसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे ऑसिलेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट अबाउट पाइसन रेशियो। कौन सा ऑप्शन सही है पाइसन रेशियो के लिए? आप सभी जानते हैं पाइसन रेशियो जो होता है सिग्मा, वो होता है आपका लैटरल स्ट्रैन अपॉन longitudinal strain. Okay, means whenever we stretch a longitudinal object, सपोज ये सिलेंडर है, हमने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पे इसके डायमीटर में थोड़ी सी कमी आएगी और इसके लेंथ में बढ़ोतरी मिलेगी। तो यहाँ पे दो तरह से चेंज मिला है, एक तो इसके लेंथ के डायरेक्शन में चेंज मिल रहा है, दूसरा जो है ठीक परपेंडिकुलर इसके डायमीटर के अलॉन्ग आपको चेंज मिल रहा है। तो यहाँ पर एक जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे तो दूसरे को आप ट्रांसवर्स कहेंगे या फिर लेटरल कहेंगे उसी के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को आप पाइसन रेशियो कहते हैं। और एक तरह से एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो हमें इसमें चूज करना है इन सभी ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पाइसन रेशियो इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन। बी दिया हुआ है पाइसन रेशियो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये तो आपने सही है, आपने भी जस्ट देखा। एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाइसन रेशियो इज -1 0.5, ये भी आपका सही है। एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है वो माइनस नेगेटिव हम नहीं रखते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो है वैल्यू जो रखते हैं पाइसन रेशियो को 0 एंड 0.5। तो सिग्मा की जो लिमिटिंग वैल्यू है एक तरह से कहा जाए वो होती है आपकी -1 से ग्रेटर बट लेस देन 1/2 मीन्स 0.5। सो मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the incorrect relation. There are many relations given here, and these are the relations between the elastic constant of materials. तो यहाँ पे आपका y इक्वल टू दिया हुआ है 2 eta 1 प्लस सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 eta अपॉन 6k प्लस 2 eta, 9/y 1/k प्लस 3 अपॉन eta। एक्चुअली ये n है क्योंकि ये eta है, क्योंकि जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं वो इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या क्या होते हैं? तो जनरली यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बीटा, या फिर आप के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको आप एटा से रिप्रेजेंट करते हैं,
एंड सिग्मा द पॉइसन रेशियो। और इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं जिसमें सबसे पॉपुलर जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा, ये रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन है y इक्वल टू 2 एटा 1 प्लस सिग्मा, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनमें रिलेशन है। और फिर इन्हीं दोनों रिलेशंस के हेल्प से हम बाकी रिलेशंस भी निकाल सकते हैं, जैसे कि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, so that is 3 बीटा माइनस 2 एटा डिवाइडेड बाई 6 बीटा प्लस 2 एटा एंड 9/y इज इक्वल टू 1 बीटा प्लस 3/एटा है। सो बीटा की जगह पे यहाँ पे एक्चुअली के दिया हुआ है, आप के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो बोलचाल की भाषा है उसमें बल्क मॉडुलस मीन्स हम बीटा से रिप्रेजेंट करें तो आसान होगा। ओके, go for the next question. The time period of a simple pendulum on earth is capital T, and if it is taken on the moon and made to oscillate, the period of vibration will be। तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम अर्थ पे हैं किसी पार्टिकल को लेकर और उसका टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया और वो टी आया, बट अगर उसी पार्टिकल को या बॉल को या कोई बॉडी है उसको लेकर हम मून पे चले जाएँ तो फिर टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप जानते हो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इक्वल टू 2π√L/g होता है। और यदि आप मून पे चले जाओगे तो मून पे क्या होगा, जो जी होगा वो आपका कम हो जाएगा, g/6 मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के लिए है उसका 1/6 टाइम मून पे हो जाता है। तो आप यहाँ से देखो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, t डैश 2π√L डैश अपॉन जी डैश। बाकी हमने स्ट्रिंग की लेंथ को सेम रखा, नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम बाय विच विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग वी सस्पेंड द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सो हियर इट इज टॉकिंग अबाउट द सिंपल पेंडुलम। तो जी डैश की वैल्यू अगर आप रखें तो क्या मिलेगा, 2π√L/g, बट यहाँ 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम तो जल्दी यहाँ पे टी डैश की वैल्यू ग्रेटर देन टी हो जाए तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, लेस देन टी नॉट करेक्ट, इक्वल टू टी नॉट करेक्ट, मोर देन टी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तमाम फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन सिंपल हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें से कौन सा फंक्शन। तो सिंपल हार्मोनिक के केस में जनरली आपको सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलना चाहिए। अगर ये फंक्शन है जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें इन्हें डिफ्रेंशिएट करने पर हमें सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे। तो ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो कि वाई है जो कि फंक्शन ऑफ सम दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब, और साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये जो है आपका फंक्शन ऑसिलेटरी फंक्शन है। बाकी फंक्शंस ऑसिलेटरी फंक्शंस नहीं हैं, उनसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, चूँकि आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा, dy/dt एंड दैट इज इक्वल टू, अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आपका साइन ओमेगा टी, सो इट बिकम्स कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा एंड देन माइनस कॉस है तो फिर एक प्लस हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन साइन ओमेगा टी, फिर इंटू ओमेगा यहाँ भी मिलेगा आपको, ओमेगा कॉमन हो जाएगा। और फिर अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दें अगर d2y/dt² सेकेंड ऑर्डर निकाल दें, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, कॉस का फिर माइनस साइन ओमेगा टी एंड देन प्लस कॉस ओमेगा टी, and if we take the minus sign common, minus omega square, we get sin omega t minus cos omega c. Here we get the same value as y, that is equal to minus of omega square y. So here we see that the second order differential of displacement is equal to minus omega square y, and the second order differential of the displacement nothing but the acceleration a, and which is nothing but omega square y.
So this is the special condition for the simple harmonic oscillation. For any oscillation to be simple harmonic, the condition A equal to minus omega square must be satisfied. So A must be directionally proportional to the opposite of the displacement. तो हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट काम करता है, और यही कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. सो द ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टोटल जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है. और सिंपल केस अगर हम ले लें कोई सिंपल पेंडुलम का, और ये ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. देखिए ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे कोई भी फोर्स काम नहीं करता है, और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है. और अगर बॉडी को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे बाई सम अमाउंट ऑफ एंगल थीटा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है और छोड़ दे, रिलीज कर दे बॉडी को, तो ये फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो टू एंड फ्रो वाला मोशन हो, या फिर आप कह सकते हो बैक एंड फोर्थ, जिसमें बॉडी आगे वो पीछे गति करती है, तो इस स्थिति में बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूशन करेगा. और फिर यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो सबसे अधिक जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब बॉडी क्रॉस कर रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और उस समय काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी. और जब वो किनारे किसी एक तरफ, दो एक्सट्रीम पोजीशन है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर कहीं पर भी एक जगह होगा, तो उस स्थिति में उसके लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी, बट सबसे अधिक क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी. क्योंकि यहाँ वस्तु अगर रुकता है फिर वो आप जैसे यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पे ये स्टे करेगा, मीन्स रिटर्न बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वाइल द काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है एट द एक्सट्रीम पोजीशन. और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी. बट काइनेटिक तो दोनों का जो सम होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अगर काइनेटिक इंक्रीज करेगा तो उसी के रेस्पेक्टिव पोटेंशियल को डिक्रीज होना पड़ेगा टू मेंटेन द टोटल एनर्जी एज कांस्टेंट. सो कंजर्व होना चाहिए टोटल एनर्जी ई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज. तो यहाँ पे आप अगर इसको एज ए वेव दिखाना चाहें तो वेव के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं. तो कोई भी पार्टिकल है, अगर वो कोई मोशन परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो फिर इसको आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. सपोज कि कोई पार्टिकल है जो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे है, जो कि एंगल थीटा बना रहा है, पॉइंट पी पर है, और ये एक्स है और ये वाई है. तो पार्टिकल जैसे जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, इसके लिए एंगल्स की वैल्यू क्या होने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी. और जैसे इस पॉइंट से ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 होगा. तो इसको अगर हम दिखाएं तो आप कैसे दिखाओगे, जैसे मान लो कि पार्टिकल यहाँ पर है तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे है. और नो 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 एक्स की वैल्यू तो होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी रेडियस के इक्वल होगी, बट यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है. एक्चुअली एक्स एक्सिस पे हर जगह वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई एक्सिस पे हर जगह क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी. तो यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखा रहा है एक्स के लिए, बट अगर हम वाई के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फॉर द एंगल थीटा, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे होगा वाई 0 होगा. पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना, और चलते चलते फिर क्या होगा, 90 डिग्री पे आएगा, तो आपको वाई क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा. क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ होगा तो वाई 0 है, लेकिन जैसे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना, वाई की वैल्यू क्या होने लगेगी, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी. ठीक है, तो वाई की वैल्यू इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो जाएगी 90 डिग्री पर. मीन्स पार्टिकल यहाँ होगा, फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो फिर उसे क्या होना पड़ेगा, उसके लिए जब आगे बढ़ेगा तो फिर वाई की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी. तो इस स्थिति में फिर ये 0 हो जाएगा इसका. यहाँ जब पार्टिकल पहुँच जाएगा 80 डिग्री पर पाई पर, तो फिर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर 0 हो जाएगा. और फिर सेम वही कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगा. तो यहाँ से फिर पाई डिग्री ये मूव करेगा, तो फिर आपको 2 पाई टोटल कंप्लीट ऑसिलेशन में 0 to 2 पाई एंगल मूव करना पड़ेगा, टोटल 360 डिग्री. तो आप देख रहे हो कि इस पूरे ऑसिलेशन में आपको जितना हिस्सा प्लस मिल रहा है उतना हिस्सा माइनस मिल रहा है.
तो इस तरह से आप कहोगे टोटल जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, मीन्स यहाँ पर देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना इधर हुआ उतना इधर हुआ, तो जितना हिस्सा प्लस में उतना हिस्सा माइनस, टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एस एच एम, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल है आपका एस एच एम एग्जीक्यूट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम इज, तो टोटल एनर्जी की यहाँ बात करती है, मीन्स टोटल एनर्जी इक्वल टू अभी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा, तो ये मैक्सिमम कहाँ होगा, तो इसके मैक्सिमम की कोई हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, बट यहाँ पर टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग द मोशन, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम की कोई वैल्यू का मतलब नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, इसके लिए क्वेश्चन के लिए मीन पोजीशन पे एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो बात ही बेकार हुई, ऑप्शन नहीं होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी ऐसा भी नहीं है, मिडवे बिटवीन मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन ये भी नहीं हो सकता, तो ये मतलब सेम होगी, ठीक है, सेम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन, सेम एट ऑल पोजीशन एवरीवेयर। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of a particle executing simple harmonic motion is, the phase difference between velocity and acceleration आपको बताना है, so we can suppose a displacement equation y equal to a sin omega t for this problem. Now differentiate it, we have dy by dt is equal to a cos omega t into omega, so we have a omega, cos omega t can be written as 1 minus sin square omega t, and from here we can obtain the velocity v, and v is nothing but the differential of dy by dt, the first order differential of the displacement gives you the velocity, so v equal to a omega, we have under root 1 minus sin omega t की वैल्यू यहाँ से भरिए तो y अपॉन a स्क्वायर होगा यहाँ पे y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ओके। नाउ so from here we get the value of velocity v is equal to a से कैंसिल हो जाएगा, we have only omega under root a square minus y square, and what is the value of maximum velocity, so we have not to find out the maximum velocity but we can find out maximum velocity के लिए यहाँ पे जीरो आप कर दोगे y की वैल्यू, क्योंकि y इक्वल टू जीरो पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, आपको बताना है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के फेज के बारे में। सो now differentiate the same equation with respect to the time t, again we have d2 y by dt square equal to minus a into, and we can get the another omega here, and this becomes omega square sin omega t, so we get a equal to minus of omega square y, okay. So we here in the velocity we have cos omega t as a trigonometric function, and in the acceleration d2 by dt square we have sin omega t, and the phase difference between sin and cos function is nothing but pi by 2, क्योंकि pi by 2 फेज डिफरेंस कैसे आता है, तो ये जो साइन होता है ना वो यहाँ जीरो से स्टार्ट करता है, ऐसे मूव करता है, कॉस होता है मैक्सिमम से स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे आप देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पाई बाई टू कौन सा ऑप्शन है, ये पाई दिया हुआ नहीं होगा, जीरो भी नहीं, 0.7, जीरो भी नहीं, 0.5 पाई मीन्स हाफ पाई मीन्स 1/2 पाई, so this is B is your correct option. Go for the next question. The total energy in the simple harmonic motion is half k square 1/k, none of these. So total energy के बारे में कह रहा था, टोटल एनर्जी E काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक आपको निकालना पड़ेगा, काइनेटिक आपको मिल जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, और v की वैल्यू आप पीछे निकाले थे, तो वी हैव 1/2 m, वी स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाले थे ओमेगा था, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा आंसर ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एम ओमेगा स्क्वायर को आप चाहो तो लिख सकते हो k, क्योंकि ये k जो है यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है तो हम यहाँ e लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लेता हूँ कैपिटल के फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू, एंड
and we have a square minus omega square. And similarly, we can find out the potential energy also by this formula, F into dx, and put the value of F equal to minus kx dx, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है, ये जो फोर्स है F, ये रेस्टोरिंग फोर्स है प्रत्यानयन बल, इसकी वैल्यू क्या होती है? हमने बताया कि जो फोर्स होता है हमेशा प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे चूँकि हमारा डिस्प्लेसमेंट चूँकि y हम ले रहे हैं तो y लिखेंगे एवरीवेयर माइनस के वाई डी वाई। तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ से? u की वैल्यू 1/2 टाइम्स के एंड वाई स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ आया हुआ है। दोनों को आप ऐड करिए, टोटल एनर्जी मिल जाएगा हाफ के वाई स्क्वायर, यहाँ पे हाफ के वाई स्क्वायर प्लस और माइनस में दिए हुए, तो आपको मिल जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एंड द पोटेंशियल। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a liquid occupies minimum surface area. No, this is not. A body opposes its deformation, a body is in equilibrium, a body attracts other body. तो ऐसा नहीं है बॉडी अट्रैक्ट अदर बॉडी, तो ग्रेविटेशनल का मैटर है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो स्टेबिलिटी एनालिसिस का मैटर है। बॉडी अपोजेज इट्स डिफॉर्मेशन, ओके। इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होता है बॉडी के अंदर, इट ऑलवेज अपोजेज द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। सो वेन एवर वी अप्लाई सम डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन ए बॉडी, it causes the deformation in the body, means some strain arises in the body, means the shape and size of the body can be deformed, and after removal of this deforming force the body have a ability to attain or regain the original shape and size. तो इलास्टिसिटी जो है वो प्रॉपर्टी किसका है, वही वर्च्यू किसका है, गुण किसका है, किसका गुण है? तो ये बॉडी का अपना ऐसा गुण है जिसके तहत वो अपने डिफॉर्मेशन मतलब अपने विकृति का विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट ड्यूरिंग एसएचएम? एसएचएम के दौरान कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट ड्यूरिंग एसएचएम? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? नो, एवरीवेयर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, फेज भी चेंज होता रहता है। टोटल एनर्जी जो होती है ये आपकी कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम along x axis फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ऑलवेज गिवन बाय। आपने पढ़ा रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में। रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है इसी की वजह से ऑसिलेशन सेटअप होता है बॉडी के अंदर। तो कोई बॉडी अगर ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो एफ की वैल्यू जो होगी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मीन डिस्प्लेसमेंट का हमेशा अपोजिट होगा। बॉडी अगर इधर जा रहा है तो फोर्स हमेशा अपोजिट काम करेगा ताकि बॉडी को वापस ला सके, टू ब्रिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। तो कोई वायर है, आपने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, थोड़ा फैलाया, थोड़ा सा लंबा किया खींच कर, तो क्या होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू? तो ये आप सिंपली लिख सकते हो 1/2 टाइम्स स्ट्रेच इंटू स्ट्रेन। और कभी कभी ये आप स्ट्रेन और स्ट्रेस के स्ट्रेन और स्ट्रेस को चेंज कर सकते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म्स में, तो वही वैल्यू आता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मेटल बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस्ड बाय वुडन बॉब देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो कोई भी सिंपल पेंडुलम है आपके पास, यहाँ पे आप कोई मेटेलिक बॉब लिए हुए सपोज, और आप इस मेटेलिक बॉब को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ठीक है, एक वुडन बॉब से। सो क्या होगा इसके टाइम पीरियड पर इफेक्ट? तो पहले तो फार्मूला लिखिए 2π√L/g, ये होता है टाइम पीरियड का फार्मूला फॉर ए सिंपल पेंडुलम। और यहाँ देख रहे हो आप कहीं पर भी कोई मास का टर्म नहीं आ रहा है, मास से इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो मास मेटेलिक बॉब है तो ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। वुडन होगा तो फिर यहाँ ये तो लिखा नहीं कि मास किसका ज़्यादा है या कम है। ओके, तो यहाँ पे बॉडी के नेचर से कोई मतलब नहीं है कि बॉडी किससे बना हुआ है। यस, टाइम पीरियड जो होगा हमेशा सेम रहेगा, रिमेन्स द सेम। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं हुआ अगर आप मास के बारे में बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इन एसएचएम इन वन डायमेंशन इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। Here x is in meters and t in second, the frequency of oscillation is hertz each। तो
यहाँ पे देख रहे हो आप, इसकी आप तुलना कर दो स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक्स में दिया हुआ तो एक्स में लिख लो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या फिर के एक्स आप सीधे लिख सकते हो या फाई लिख सकते हो। तो आप एक ही जगह देख रहे हो, यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे 2 है। आपको पता है ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एन होता है, या फिर 2 पाई अपॉन टी होता है, 2 पाई/टी। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो यहाँ से इस फार्मूले से। फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/पाई। तो 1/पाई जो करेक्ट ऑप्शन, डी जो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो फॉर ए मेटल लाइज बिटवीन। तो पॉइसन रेशियो के लिए जो वैल्यू होती है वो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये 0 to 0.5 होता है, बट ये एक्सपेरिमेंटली है, प्रैक्टिकली है। बट थियरेटिकली की बात करेंगे तो वहाँ पे ये वैल्यू -1 से स्टार्ट होती है सिग्मा की, और लेस देन 0.5 होती है। ये आपकी वैल्यू है थियरेटिकली। एक्सपेरिमेंटली 0 से स्टार्ट होता है सिग्मा की वैल्यू, और लेस देन 0.5 होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अभी आपने कैलकुलेट किया था वेलोसिटी की, ओमेगा √a² - a² इज जो करेक्ट ऑप्शन। यहाँ ध्यान रखेंगे ओमेगा स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ सब कुछ ध्यान रखना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मैंने अभी बताया था आपको सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल मिलना चाहिए, कौन से इक्वेशन से मिलेगा। तो आपको y = a sin ओमेगा टी से चलोगे तो भी मिलेगा, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से चलोगे तो भी मिलेगा, और इस इक्वेशन से चलेंगे तो भी मिलेगा, लेकिन इस इक्वेशन से आपको नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को। आप इसको दिखा सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो फॉर दिस वी कैन डिफरेंशिएट दिस dy/dt, वी हैव a cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस, यहाँ b है तो माइनस हो जाएगा, -b साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आपको ओमेगा कॉमन मिल जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, d2y/dt², वी हैव ओमेगा स्क्वायर अगेन a, और यहाँ माइनस होगा साइन ओमेगा टी, एंड यहाँ पे आपका माइनस टाइम्स b और कॉस ओमेगा टी। डिफरेंशियल करने के बाद ये ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि डिफरेंशियल पे एक और ओमेगा मिलेगा, तो ये मिल जाएगा -ओमेगा², और ये फिर से वही मिलेगा, माइनस आप कॉमन ले लो तो फिर ये ऐसे प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये फिर से आपको y ही मिल गया। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, d2y/dt² प्लस ओमेगा² y = 0, एंड दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। और जब ऐसा सेटअप बन जाता है तो कोई भी इक्वेशन अगर ऐसा बन गया तो मीन्स वो ऑसिलेटरी आपका ये SHM का इक्वेशन शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन, ये आपका SHM रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो। थियोरेटिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो थियोरेटिकल वैल्यू जो होती है यहाँ पर -1 से स्टार्ट होती है, 0.5 से लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज। तो देखिए आप हुक्स लॉ की बात कर रहे हो, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के। जितना ही ज़्यादा आप बल लगाएंगे उतना ही बॉडी बिगड़ेगा, और फोर्स हटा लोगे तो बॉडी अपने सेम स्टेट में आ जाएगा। तो स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो आप यहाँ पे स्ट्रेन इक्वल टू एक कांस्टेंट आपको मिल जाता है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, ठीक है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो जैसे बात जब आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो ये ई की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, सो दैट इंक्रीजेस। नो 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 नो, यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कांस्टेंट होती है क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रेस बढ़ता है ना उसी हिसाब से स्ट्रेन मिलता है, तो फिर इस हिसाब से एडजस्टेड होता है कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। सो रिमेन्स द कांस्टेंट, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस वाई बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एटा इज। तो अभी आपने देखा पीछे रिलेशन कौन सा सही होगा इसमें, आप उसको निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है y इक्वल टू 3β1 - 2 सिग्मा एक रिलेशन होता है, दूसरा होता है y इक्वल टू 2η1 + सिग्मा, और इन्हीं दोनों रिलेशंस का यूज करके बाकी रिलेशंस अपन निकालते हैं। आप देखो इसमें कहीं कोई भी किसी भी जगह सिग्मा नहीं दिया हुआ है, तो सिग्मा को एलिमिनेट कर देते हैं। आप यहाँ से y/2η1 + सिग्मा लिख लीजिए, और सिग्मा की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा y/2η-1। अब ये वैल्यू आप उठा के इसमें रख दो, आपको मिल जाएगा यहाँ से y इक्वल टू 3β1 - 2 टाइम्स y/2η-1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 9/y इक्वल टू 1/β + 3/8। तो आप देख लोगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 9/y, तो मुझे लगता है कि सारा इनकरेक्ट ही दिया हुआ है, तो आप इसको याद रखो, ठीक है। आपका आंसर जो होगा, आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कोई भी नहीं बन पाएगा, यहाँ पे फिर उल्टा हो जाएगा। तो so this one is your correct option. Okay, this one, if you multiply in RHS and LHS both with 9, we get this equation. Okay, here k equal to beta, at the place of k we have beta. Next question है according to the Hooke's law of elasticity the ratio of stress to strain। तो ये रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन भी पीछे पड़े आपने, रिमेंस कांस्टेंट, ये बदलता नहीं, इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर गिवन मटेरियल द यंग मॉडुलस इज 2.4 टाइम्स दैट ऑफ रिजिड मॉडुलस, इस पॉइसन रेशियो इज। तभी आपने इक्वेशन पढ़ा ना, y इक्वल टू 2η1 + सिग्मा, यहाँ y दिया हुआ है, एटा दिया हुआ है, सिग्मा पूछ रहा है। अभी आपने देखा y/2η -1 इक्वल टू कितना था, सिग्मा, पॉइसन रेशियो के बारे में ही पूछ रहा है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा, y लिखा हुआ है, यंग मॉडुलस ऑफ 2.4 दैट ऑफ रिजिडिटी, तो 2.4 of eta divided by 2η - 1, here we have 1.2 - 1 that is equal to 0.2, so option number D is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डायमेंशन। एंगुलर वेलोसिटी का तो डायमेंशन होगा ही, एंगुलर मोमेंटम का होगा, मोमेंटम को स्ट्रेन का नहीं होता है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी। ओके, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। तो अगर हम मान लो कोई बॉडी है, उसका लेंथ चेंज कर रहे हैं, तो क्या कहता है स्ट्रेन, स्ट्रेन कहता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में लेंथ ही है, तो मीटर में मीटर अगर मान लो यूनिट होगा तो फिर कट जाएगा, फिर कोई डायमेंशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज a0 एंड मैक्सिमम वेलोसिटी v0, देन एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो अब यह वेलोसिटी निकाले थे ना, v इक्वल टू ओमेगा आया था √a² - ω², और एक्सेलरेशन कितना आया था -ω²y। तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो v मैक्सिमम कितना होता है भाई, तो y इक्वल टू 0 पर होगा मैक्सिमम, यानी मेन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ω_a। ओके, v मैक्सिमम ओमेगा a मिल गया, और a मैक्सिमम क्या होगा फिर यहाँ पे, a मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो आप यहाँ पे देखो, अगर y आप 0 रखोगे तो a 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, एक्सट्रीम पर होती है। एक्सट्रीम मतलब आप यहाँ a भर दो, तो -ω²a। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड अगर ले लें यहाँ पर, तो ये ओमेगा हो जाएगा, और जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप दोनों का रेशियो ले सकते हो। ठीक है, एम्पलीट्यूड के बारे में कह रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड का ये दिया हुआ है, वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है v0, और ए की वैल्यू दिया हुआ है
ए नॉट। तो आप डिवाइड कर लो, या आप इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भर दो यहाँ से, या डिवाइड ही कर लो। सो 1/ओमेगा, नो वी हैव टू नॉट डिवाइड हियर, बिकॉज डिवाइड करेंगे तो एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा। तो वैसे डिवाइड करें भी मिलेगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते। तो ओमेगा 1/ओमेगा इक्वल टू वी हैव V0/A0, एंड ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, V0/A। तो ये हो जाएगा आपका V0/A, V0/A होगा तो A आपका ऊपर हो जाएगा V0, ठीक है। और एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, यानी ए की बात कर रहा है, तो ए निकाल लो। ए कितना हो जाएगा, V0 की गुणा कर दो इधर। सो V0²/A0। सो ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन। ये दिया हुआ है, कह रहा है कि द मोशन ऑफ पार्टिकल इज ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। ऐसी कोई बात नहीं है, एसएचएम होगा, ऑसिलेटरी भी होगा। एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए, तो भी बी कहाँ होगा, बी तो रहेगा ही ना। एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए प्लस बी, तो एम्पलीट्यूड ऐसे नहीं होता है, जब सुपरपोजिशन होता है या फिर आप ये दो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऐसे ऐड होते हैं, y1 + y2, आप इसको लिख सकते हो ऐसे y1 + y2। और देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस देख लो जरा, तो आप देख रहे हो y1 कितना है यहाँ पे, a sin ओमेगा टी है, y2 कितना है भाई, b sin ओमेगा टी है। दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसका भी फेज ओमेगा टी है, इसका भी फेज ओमेगा टी है, तो कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं। तो आपको पता है जब दो इंटरफेयरिंग वेव्स होते हैं उनके एम्पलीट्यूड कितना होता है, रिजल्टेंट A1² + A2² + 2 टाइम्स A1 A2 cos phi। और यहाँ फेज डिफरेंस है ही नहीं, तो वही फाई वाली कोई बात ही नहीं आएगी, है ना। तो ओमेगा टी और फाई यहाँ है ही नहीं, फाई जब है ही नहीं तो फिर एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √। A1² + A2² + 2 टाइम्स A1 A2। और देखो यहाँ पे cos फाई की वैल्यू हम देखें, अगर यहाँ साइन है और एक cos है, तो यहाँ पे देख रहे हो y1 और y2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि साइन फंक्शन cos फंक्शन के बीच जो फेज का डिफरेंस होता है ना, ये दिख नहीं रहा है, भले ही साइन है ये cos है, लेकिन फेज का डिफरेंस है कितना है, π/2 का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच। क्योंकि अगर दोनों ये सेम होता है ना, साइन होता है भी साइन होता है, तो फेज डिफरेंस 0 होता है। लेकिन एक साइन है और एक कॉस है, तो जाहिर सी बात है साइन कॉस है तो फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, π/2 का फेज डिफरेंस होता है ना। जैसे मान लो कि आपको कोई पार्टिकल है ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे है, इधर x है इधर y है, तो इधर x पे इसका प्रोजेक्शन, y पे प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हो, या थीटा एंगल बना है तो x इक्वल टू, अगर ये रेडियस a बना रहा हो तो x इक्वल टू a cos थीटा हो जाता है, और y इक्वल टू कितना हो जाता है, y इक्वल टू a sin थीटा हो जाता है। देख रहे हो ना आप, x और y परपेंडिकुलर रहते हैं, साइन आ रहा है और एक कॉस आ रहा है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि फाई की वैल्यू 90 होगी, है ना। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे π/2 होगा। आप यहाँ भर देंगे π/2, cos 90 0 हो जाएगा, फिर ये 0, तो √ कितना हो जाएगा, ये A1² + A2²। और A1 A2 की वैल्यू देख लीजिए यहाँ से कितना है, a और b है, तो √A² + b² आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप इसकी तुलना कर रहे हो ऐसे, y1 = A1 sin मतलब A2 समथिंग, तो ये सब आप पढ़े हो, आप देखे हो ऐसी। तो आपको बस ये डिसाइड करना होगा कि फेज का डिफरेंस कितना है ना, फाई की वैल्यू। ओके, सो विच वन इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। SHM विद एम्पलीट्यूड √A² + B²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज इनकरेक्ट। द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम T = 2π√m/k। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T = 2π√L/g सही दिया हुआ है। टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम तो 2πi, ये i है एक्चुअली, तो ये भी सही दिया हुआ है। टाइम पीरियड ऑफ 2 मासेस कनेक्टेड विद स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन सम ऑफ 2 मासेस, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे हम लोग रिड्यूस मास लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट फ्रैक्शन इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ एम्पलीट्यूड। कह रहे हैं कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और उसकी टोटल एनर्जी हम लिख रहे हैं, तो कितना काइनेटिक होगा और प्लस कितना पोटेंशियल होगा। टोटल एनर्जी अगर लिख रहे हैं, कितना काइनेटिक और कितना
पोटेंशियल, ठीक है। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना कितना फ्रैक्शन होगा, मतलब अगर एनर्जी को आप 1 मान रहे हो तो कितना 1/4 या 1/3 या हाफ कितना काइनेटिक होगा, कितना उसका पार्ट जो है पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 k A² - y², और लिखा हुआ है कि y जो है आपका कितना है, A/2 है। पूरा जो फुल डिस्प्लेसमेंट है ना उसका आधा A/2, तो ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी होगी। तो k इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 k, काइनेटिक एनर्जी है 1/2 k A² - A²/4। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3/3 4 A² - A² मीन्स 3A²/4, तो 3/8 A²। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी 1/2 k y²। तो 1/2 k y² मीन्स A²/4 मीन्स 1/8 k A²। यहाँ पे भी k है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी का मान आप जानते हो कितना होता है, हाफ k A² होता है, और एक कांस्टेंट होता है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है एक्स वाई वगैरह ना, k भी कांस्टेंट है, ए एम्पलीट्यूड ए भी कांस्टेंट होता है। तो आप इसको सेट करो, देखो यहाँ पे 3/4 आएगा आपको, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स k A², और यहाँ 3/4 बाहर, और पोटेंशियल एनर्जी में भी आप 1/2 k A² ले लीजिए, ठीक है। और इधर बाहर आपको 1/4 मिलेगा। तो रेशियो देख रहे हो ना फ्रैक्शन का कितना हो रहा है, ये टोटल एनर्जी हो गया। और टोटल एनर्जी कितना हिस्सा, 3/4 हिस्सा और 1/4 हिस्सा, ये आपका काइनेटिक का होगा और ये पोटेंशियल का होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 SHM आर रिप्रेजेंटेड बाई y1 इक्वल टू दिस 5 sin omega t plus 5/4 and y2 इक्वल टू 5 sin omega t 5 cos omega t। ओके, तो आपको बताना होगा कि दोनों के लिए एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोनों सिमिलर इक्वेशंस तो दिख नहीं रहे हैं, है ना, थोड़ा सा अलग अलग है ना। तो पहले इनको एक तरह का बनाते हैं, ठीक है, तब हम इसका रेशियो का एम्पलीट्यूड लेंगे, अदरवाइज इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप y1 को देखिए, y1 इक्वल टू आपका दिया हुआ है 5 साइन, और ये देखिए ओमेगा टी प्लस 5 साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन π/4, और साइन π/4 हो गया, cos/4 हो 1/√2 वैल्यू होती है। तो आपको अब बाहर मिल जाएगा 5/√2 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे y2 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 5 कॉमन ले लीजिए, तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। आप दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो देख सकते हो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड का रेशियो 5/√2 है और यहाँ पे 5 है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं, सेम हो गई हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अब रेशियो लोग होते हैं ना, तो 1/√2 1:√2 का रेशियो होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Okay, thank you so much for seeing the video. Subscribe and share the video for the help of other students. Thank you so much.